Good morning everyone. Myself Dr. Suresh Kumar Goyal, Associate Professor, Department of ABS. स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पर हमने सांख्यिकी अनुसंधान के बारे में पढ़ा था कि सांख्यिकी अनुसंधान का आयोजन कर लेने के बाद सांख्यिकी में सबसे महत्वपूर्ण कार्य समंकों का संकलन करना है या समंकों का संग्रहण करना है, कलेक्शन ऑफ डेटा। समंक सांख्यिकीय अनुसंधान की आधारशिला है तथा समंक संकलन का कार्य सांख्यिकीय अनुसंधानकर्ता के लिए उसी प्रकार है जैसे एक भवन निर्माता के लिए पत्थर, चूना, सीमेंट, ईंट आदि सामग्री एकत्रित करना। बिना इन सामग्री को एकत्रित किए जिस प्रकार से भवन निर्माण संभव नहीं है, उसी प्रकार बिना समंक संकुलन के अनुसंधान की कार्यवाही को आगे चलाना मुश्किल है। समंक संकलन से अभिप्राय अनुसंधान संबंधी आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने से है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो समंक के संकलन का तात्पर्य अनुसंधान के अंतर्गत आने वाली अध्ययन के विषय से संबद्ध इकाइयों से उद्देश्यपूर्ण सूचनाओं का एकत्रीकरण है। अब ये जो सूचनाएं हम एकत्रित करेंगे, ये सूचनाएं जो हैं इनको एकत्रित करने के सोर्सेस के आधार पर हम इन सूचनाओं को दो भागों में बांट सकते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ डेटा है वो स्रोतों के आधार पर दो प्रकार के हो सकते हैं, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, या प्राथमिक समंक एवं द्वितीयक समंक। प्राथमिक समंक जो हैं, प्राथमिक समंक अनुसंधानकर्ता द्वारा या जांचकर्ता द्वारा अपने प्रयोग के लिए नए सिरे से पहली बार एकत्रित किए गए जो समंक हैं वो प्राथमिक समंक कहलाते हैं या मौलिक समंक कहलाते हैं। तो अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने प्रयोग के लिए नए सिरे से पहली बार जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं वो प्राथमिक या मौलिक समंक कहलाते हैं। ये कच्चे माल के तुल्य होते हैं। कच्चे माल के समान ये होते हैं। द्वितीयक समंक जो हैं ये वे समंक हैं जिनका पूर्व में अन्य किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा संकलन किया जा चुका हो। अब ये दो रूप में हो सकते हैं, प्रकाशित या अप्रकाशित। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो यदि पूर्व में किसी अनुसंधानकर्ता ने कोई समंक एकत्रित किए थे और अन्य अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के लिए उन्हीं समंकों का प्रयोग करता है तो दूसरे अनुसंधानकर्ता के लिए वे समंक सेकेंडरी डेटा या द्वितीयक समंक कहलाएंगे। समंक वही हैं लेकिन पहले मूल रूप से जिसने एकत्रित किए वो उसके लिए हो गए प्राथमिक, और उन्हीं समंकों का उपयोग अगर किसी दूसरे ने किया तो वो उसके लिए वो हो गए द्वितीयक। ठीक है। हॉरस सेक्राइट ने इसके संबंध में ये कहा है कि प्राथमिक एवं द्वितीय समंकों में अंतर केवल अवस्था का या डिग्री का है। जो समंक एक पक्ष के लिए प्राथमिक हैं वही समंक अन्य पक्ष के लिए द्वितीयक होते हैं। जैसे जनगणना विभाग के लिए जनसंख्या के आंकड़े जो उसने एकत्रित किए हैं वो प्राथमिक समंक हैं क्योंकि वो खुद एकत्रित करता है, जबकि वही आंकड़े जब प्रकाशित हो जाते हैं और उसके बाद उन आंकड़ों का उपयोग और कोई करता है तो उसके लिए वो आंकड़े जो हैं वो द्वितीयक समंक हो जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों में अंतर क्या है? देखिए, प्राथमिक समंक मौलिक एवं सांख्यिकीय विधियों के लिए कच्चे माल के तुल्य होते हैं, जबकि द्वितीयक समंक जो हैं निर्मित माल के समान होते हैं। संग्रहकर्ता के आधार पर अगर हम देखें तो जो प्राथमिक समंक है ये स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा या उसके प्रतिनिधियों द्वारा मूल रूप से संकलित किए जाते हैं, मौलिक रूप से संकलित किए जाते हैं, जबकि द्वितीयक समंक अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा पूर्व में संकलित एवं प्रकाशित या अप्रकाशित समंक होते हैं। प्राथमिक समंक जो हैं नए सिरे से स्वतंत्र योजना बनाकर संग्रहित किए जाते हैं, जबकि द्वितीयक समंक जो हैं पहले से ही मौजूद होते हैं, किसी प्रकाशन, प्रतिवेदन या अभिलेखों में ये उपलब्ध हो सकते हैं।
प्राथमिक समंक अनुसंधान के उद्देश्य के अनुसार ही सदैव संग्रहित किए जाते हैं, इसलिए ये हमारे अनुसंधान के लिए सदैव अनुकूल होते हैं। जबकि द्वितीयक समंक जो हैं, इनका प्रयोग करने से पूर्व उनकी जांच एवं संशोधन भी करने पड़ सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए हो सकता है कि एग्जैक्टली उद्देश्य के अनुकूल नहीं हो, बल्कि उसमें कुछ संशोधन करके उसको जो है हमें उद्देश्य के अनुकूल बनाने की आवश्यकता पड़ती हो। और समय, धन एवं शक्ति के आधार पर अगर हम देखें तो प्राथमिक समंक के संग्रहण में अधिक समय, शक्ति, धन आदि की आवश्यकता होगी, जबकि द्वितीयक समंकों के संग्रहण में प्राथमिक स्तर की तुलना में अगर हम देखें तो बहुत ही कम खर्च करना पड़ेगा। केवल आपको उनको एकत्रित करना है, दूसरी जगह से जो है आपको लेना है। तो इस प्रकार से प्राथमिक और द्वितीयक समंकों में ये अंतर होता है। नेक्स्ट हम लेंगे कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा या प्राथमिक समंकों का संग्रहण। प्राथमिक समंकों के संकलन की जो विधियां हैं वो इस प्रकार से हैं। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं द्वारा सूचना देने वाले से प्रश्नावली भरवाना या प्रगणकों द्वारा अनुसूची भरवाना। अब इसमें से हम एक एक करके लेते हैं। सबसे पहला है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान या डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं जांच क्षेत्र में जाकर के सूचनादाताओं से प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत संपर्क करता है और स्वयं वस्तु स्थिति का अंग बन करके उनका निरीक्षण करके और अपने अनुभव से आंकड़े एकत्रित करता है। अगर किसी कारणवश प्रत्यक्ष अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता हर जगह नहीं जा सकता तो उसके जो हैं अपॉइंटेड व्यक्ति जो है वो जाकर के सूचना एकत्रित कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत होता है, आमतौर पर स्वयं जाकर के वहाँ पर जो है वो सूचनाएं एकत्रित करेगा। तो इसमें क्या है कि ये केवल वहीं पर उपयुक्त है जहाँ का क्षेत्र छोटा हो, जहाँ हमें अधिक शुद्धता और गोपनीयता की आवश्यकता हो और जहाँ पूर्ण रूप से मौलिकता हमें समंकों में चाहिए, वहाँ पर ही प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान संभव है या इसका उपयोग किया जाना चाहिए। दूसरा है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। इस रीति में सूचना अनुसंधानकर्ता द्वारा ही एकत्रित की जाती है, लेकिन ये डायरेक्ट उन व्यक्तियों से प्राप्त नहीं करता जो अनुसंधान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, वरन अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित तृतीय पक्ष से ये सूचनाएं प्राप्त करता है। जैसे श्रमिकों के संबंध में सूचनाएं एकत्रित करनी हो तो श्रमिकों से डायरेक्ट न पूछ करके उनके नेता या श्रमिक संघों से या मिल मालिकों से आप जानकारी प्राप्त कर लें। तो ये हुआ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन या अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। कई बार ये हम वहाँ पर भी काम में लेते हैं जब हमारी अनुसंधान इकाइयाँ जो हैं कुछ अशिक्षित हों और वो पूर्ण रूप से उनके बारे में उत्तर देने में झिझकती हो या असक्षम हो, तो ऐसी स्थिति में हम उनके बारे में जो उनके संबंध में अधिक जानकारी रखते हैं उनसे हम इस प्रकार की सूचनाएं जो हैं वो सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं। तीसरा इसमें आएगा स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति। जब विभिन्न स्थानों से नियमित रूप से सूचना प्राप्त करनी होती है तो हम उस स्थिति में विभिन्न स्थानों पर स्थानीय व्यक्ति या संवाददाताओं की नियुक्ति सूचना देने के लिए कर दी जाती है और ये लोग समय समय पर अनुसंधानकर्ता को अपने अनुभव पर और अनुमान लगाकर आवश्यक सूचनाएं भेजते रहते हैं। आमतौर पर यह रीति समाचार पत्रों व पत्रिकाओं, आकाशवाणी, वस्तु के बाजार भाव ज्ञात करने, सरकार द्वारा फसलों के अनुमान लगाने आदि के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करने के लिए हम इनको काम में लेते हैं। विशेष करके जो है न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, ये अपने संवाददाता जगह जगह पर स्थायी रूप से नियुक्त किए रहते हैं जो वहाँ की सूचना इनको रोज़ इकट्ठी करके देते रहते हैं। इसके बाद चौथी विधि है सूचना देने वाले से प्रश्नावली भरवाना, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर्स। इसमें अनुसंधानकर्ता जांच से संबंधित प्रश्नों की एक सूची बना लेता है जिसे हम प्रश्नावली कहते हैं। इसे छपवा करके
वो उन व्यक्तियों के पास डाक से भेजता है जिनसे सूचना प्राप्त करनी है। साथ ही वो एक अनुरोध पत्र भी भेजता है, रिक्वेस्ट भी करता है कि इसमें जो चाही गई सूचनाएं हैं उसको एक निश्चित समय तक भरकर लौटाया जाए और हम इन सूचनाओं को गोपनीय रखेंगे। आपकी व्यक्तिगत सूचनाओं के किसी प्रकार से अन्यत्र उपयोग नहीं होगा, ये भी उनको विश्वास दिलाना होता है। आमतौर पर इस विधि का उपयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर कि अनुसंधान का क्षेत्र थोड़ा व्यापक होता है और आपसे संबंधित सूचनाएं देने वाली जो इकाइयाँ हैं वो शिक्षित होती हैं, ताकि वो क्वेश्चनर पढ़ करके आपको उसके संबंध में सूचनाएं भर के भेज दें। और अंतिम इसमें विधि है प्रगणकों द्वारा अनुसूची भरना, शेड्यूल्ड टू बी फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स। अब इस रीति में भी जांच से संबंधित प्रश्नों की एक लिस्ट तैयार करते हैं जिसको हम अनुसूची कहते हैं। पहले वाली स्थिति में हम क्वेश्चनर्स कहते थे, यहाँ पर हम शेड्यूल कहते हैं। दोनों में अंतर ये है कि जो प्रश्नावली है वो डाक से भेजी जाती है और आपकी जिनसे आपको सूचनाएं लेनी है वो स्वयं भर के भेजते हैं, जबकि इसमें अनुसूची तैयार करके आप कुछ प्रगणक नियुक्त कर देते हैं। वो प्रगणक संबंधित इकाइयों के पास जाते हैं और उनसे सूचनाएं पूछकर स्वयं इसमें भरते हैं। जिन प्रगणों को आप नियुक्त करते हैं वो संबंधित व्यक्तियों से सूचनाएं पूछ कर इसमें भरते हैं। आमतौर पर इसका उपयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर कि सूचना देने वाले जो हैं वो अप्रशिक्षित होते हैं, स्वयं भरने की स्थिति में नहीं होते या क्वेश्चनर को पूर्ण रूप से शेड्यूल को समझने की स्थिति में नहीं होते, तो वहाँ पर हम इसका उपयोग करते हैं। आमतौर पर जो है जनगणना आदि, आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण आदि में इस विधि का उपयोग करते हैं। ये भी वहाँ पर काम में लेते हैं जहाँ पर क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। अब प्रश्नावली और अनुसूची में क्या अंतर होता है? जो प्रश्नावली है और अनुसूची है, अर्थ के आधार पर तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो क्वेश्चनियर है वो छपा करके डाक से हम भेजते हैं और सूचना देने वाला स्वयं इसको भरकर वापस लौटाता है, जबकि अनुसूची प्रश्नों की वह सूची है जिसे प्रगणकों द्वारा स्वयं सूचकों से पूछताछ करके भरा जाता है। अब इसमें जो मेन डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंस इस प्रकार से होंगे। प्रश्नावली भरने का दायित्व सूचक का होता है, डाक से आप उसको भेजते हैं, जबकि अनुसूची जो है प्रगणक द्वारा भरी जाती है। प्रश्नावली प्रायः डाक द्वारा सूचक को भिजवाई जाती है, अनुसूची प्रगणक व्यक्तिगत रूप से सूचक के पास ले जाता है। अनुसंधानकर्ता या सूचनादाता से व्यक्तिगत संपर्क प्रश्नावली भरवाने में नहीं होता, जबकि अनुसूची भरवाने में व्यक्तिगत संपर्क जो है प्रगणक करता है। प्रश्नावली का प्रयोग ऐसी दशा में उपयुक्त रहता है जहाँ सूचनादाता शिक्षित होता है, और अनुसूची का प्रयोग जहाँ शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही हो वहाँ हम इसका उपयोग कर सकते हैं। डाक द्वारा भेजने के कारण प्रश्नावली वाली जो विधि है वो मितव्ययी है, जबकि अनुसूची वाला जो मेथड है थोड़ा महंगा होगा, क्योंकि इसमें प्रगणक को स्वयं को जाना पड़ता है, तो उसको समय और धन दोनों की आवश्यकता होती है। कई बार क्वेश्चनर्स जो हम भेजते हैं उसको सूचक भर के नहीं भेजता, कचरे के डब्बे में डाल देता है, तो वहाँ पर जितने से आप सूचनाएं मांगते हैं वो सबसे नहीं आती, जबकि अनुसूची में प्रगणक स्वयं सूचनाएं एकत्रित करके लाता है, तो जहाँ जहाँ वो जाता है उन सब से सूचनाएं उनको मिल जाती हैं। और प्रश्नावली के साथ सामान्यतः निर्देश सूची नहीं भेजी जाती, जबकि अनुसूची के साथ निर्देश सूची भी भेजी जाती है। तो ये कुछ जो है प्रश्नावली संक्षिप्त होती है, अनुसूची थोड़ी विस्तृत होती है। तो ये कुछ डिफरेंस हैं जो प्रश्नावली और अनुसूची में पाए जाते हैं। अब प्राथमिक समंक संकलन करने की उपयुक्त रीति का चुनाव आप कैसे करें, ये इस बातों पर निर्भर करेगा कि आपके अनुसंधान की प्रकृति क्या है। अगर अनुसंधान का क्षेत्र सीमित है तो व्यक्तिगत हो सकता है, बहुत विस्तृत क्षेत्र है तो फिर आप क्वेश्चनेयर या अनुसूची या इस प्रकार से जो है सूचनाएं भरवा करके इकट्ठित कर सकते हैं। आपके अनुसंधान का उद्देश्य और क्षेत्र क्या है। अगर जाँच का क्षेत्र सीमित है, उद्देश्य ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा शुद्धता की आवश्यकता है, तो वहाँ पर जो है आप स्वयं जाकर सूचना एकत्रित करेंगे। तो अनुसंधान की प्रकृति, अनुसंधान का उद्देश्य एवं क्षेत्र, आपके पास उपलब्ध आर्थिक साधन और समय कितना है उस पर भी डिपेंड करेगा, उपलब्ध समय पर डिपेंड करेगा, और एक्यूरेसी आपको कितनी चाहिए। इन सब चीज़ों पर आप गौर करके आप जो हैं इनमें से कोई मेथड चूज़ करेंगे।
इसके बाद आता है द्वितीयक समंक। द्वितीयक समंक जैसा हमने कहा था, ये पहले से ही किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा एकत्रित किए गए होते हैं और जिनका दोबारा उपयोग किया जाता है। इनके जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो प्रकाशित स्रोत और अप्रकाशित स्रोत। प्रकाशित स्रोत में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, जैसे WHO ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, इन्होंने कोई सूचनाएं प्रकाशित कर रखी है और उसका उपयोग आप करते हैं। ऐसे ही सरकारी प्रकाशन हो सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के अनेक मंत्रालय और विभाग समय समय पर सूचनाएं एकत्रित करके उनके प्रकाशित कराते हैं, जैसे रिजर्व बैंक बुलेटिन, भारतीय जनगणना का प्रतिवेदन। तो उनका जो है, आप उनके द्वारा प्रकाशित जो हैं सूचनाएं, उनका आप उपयोग कर सकते हैं। सरकारी प्रकाशन हो सकते हैं। फिर अर्ध सरकारी प्रकाशन हो सकते हैं, नगर पालिका, निगम, जिला परिषद, पंचायत, इनके द्वारा कोई सूचनाएं हों। व्यापारिक संस्थाओं और परिषदों के प्रकाशन हो सकते हैं। अनुसंधान संस्थाओं के कोई प्रकाशन हो सकते हैं, विश्वविद्यालय, रिसर्च ब्यूरो, इनसे इन्होंने कोई सूचना प्रकाशित करी हो। पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित सूचनाएँ हो सकती हैं, जैसे इकोनॉमिक्स टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, कॉमर्शियल वीकली, इनमें कोई प्रकाशित है, उनका आपने उपयोग किया। या किसी व्यक्तियों द्वारा भी कोई शोध कार्य किए हैं और उन्होंने उनको सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करवा दिया, उनका आपने उपयोग किया। तो इस प्रकार से ये जो प्रकाशित समंक हैं, इनके स्रोत सरकारी प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, अर्ध सरकारी प्रकाशन, गैर सरकारी प्रकाशन, व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता के प्रकाशन, पत्र पत्रिकाएँ, ये हो सकते हैं। और दूसरा इसमें हो सकते हैं अप्रकाशित स्रोत। कभी कभी सरकार और अन्य संस्थाओं द्वारा व्यक्तियों द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर सामग्री संग्रहण तो कर ली जाती है, लेकिन उसका प्रकाशन नहीं किया जाता। ये सामग्री कार्यालय की फाइलों, प्रलेखों, रजिस्टरों, डायरियों आदि में उपलब्ध रहती है। अगर वहाँ से आप इन सूचनाओं को लेकर के उनका उपयोग करते हैं तो ये अप्रकाशित स्रोत जो हैं वो कहलाएंगे। अब द्वितीयक समंकों के प्रयोग में आपको जो सावधानियाँ रखनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि गत अनुसंधानकर्ता की क्या योग्यता थी, उसके अनुसंधान के उद्देश्य और क्षेत्र क्या थे, उसकी यूनिट उसने क्या करी थी, उसने मेथड ऑफ कलेक्शन क्या लिया था, उसने एक्यूरेसी पर कितना ध्यान रखा था, उसके लिए पीरियड और कंडीशंस क्या थी, सोर्सेज ऑफ कलेक्शन उसने क्या लिखे, कंपैरिजन, टेस्ट चेकिंग आपको थोड़ी बहुत इसमें इस संबंध में थोड़ी कर लेनी चाहिए और टेस्ट चेकिंग करके ही आपको उसका उपयोग जो है करना चाहिए, ताकि आप अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल हो सकें। तो ये था टोटल कुल मिलाकर आज कलेक्शन ऑफ डेटा, समंकों का संग्रह। नेक्स्ट वीक में फिर हम इससे और आगे लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।